नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बता दें कि दिल्ली से है। हिरासत के दौरान कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हो रही है। बता दें आपको कि हाल ही में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है और इस दौरान हिरासत में बैठे कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक की है। पुलिस डिटेंशन सेंटर में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये बैठक की और आपको बता दें कि अनौपचारिक तरीके से कांग्रेस के संसदीय दल की ये बैठक हुई है जहां महंगाई, जीएसटी, अग्निपथ जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। किंग्सवे कैंप के कांग्रेस सांसदों ने ये चर्चा की है। बता दें आपको कि प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था और इसी बीच बैठक की ये खबरें सामने आ रही हैं जहां पर महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। और इसी बीच खबर है गाजीपुर से, जहां गाजीपुर के सदर कोतवाली में आज पीस कमेटी की एक बैठक की गई। इस बैठक में सदर एसडीएम प्रतिभा मिश्रा, नगरपालिका ईओ लालचंद सरोज और कोतवाल विमल मौर्य के साथ साथ सभी धर्मों के गुरुओं के साथ व्यापारियों और ताजियादार लोग शामिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 1 अगस्त से मुहर्रम त्योहार का पर्व शुरू होने वाला है। इसी को लेकर कोतवाली में ये बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में ताजिया के रूट पर रूट मैप और साफ सफाई, लाइटें और सड़क को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान ताजियादारों ने शहर के रखरखाव को लेकर और ऐसे में शहर की खराब सड़कों को लेकर यहां पर बात कही है। बता दें आपको कि मौके पर मौजूद सदर के एसडीएम प्रतिभा मिश्रा से बात की गई, जहां उन्होंने बताया है कि आने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर पीस कमेटी की ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कई समस्याओं में ताजिया के रूट में खराब सड़कों की बात सामने आई है। इसे तत्काल ही दुरुस्त करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ त्योहारों को लेकर भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई और भाईचारे के साथ ही इस त्योहार को मनाने के लिए पुलिस की तरफ से सभी धर्मगुरुओं से और लोगों से अपील की गई है। और एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हरदोई में एक खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि हरदोई में आर्या न्यूज की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था और आर्या न्यूज पर प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया गया था, जहां पर एक शख्स हाथ में बच्चा लिए एक औरत पर जमकर वार कर रहा था और अब पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दुष्कर्म के आरोपी पर 3 दिन बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया और पॉस्को एक्ट के साथ साथ विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग किशोरी ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था और मीडिया में ये खबर सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाहबाद नगर का ये मामला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दुष्कर्म का ये आरोपी था जो उस समय से फरार चल रहा था और इसी खबर पर कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के आरोपी पर 3 दिन बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले पीड़ित परिवार की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन ये खबर प्रमुखता के साथ दिखाने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। एफआईआर दर्ज की गई और 3 दिन बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और इस बीच आपको बता दें कि ताजनगरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं। यहां मोबाइल की टॉर्च में तीमारदार अपने मरीज ढूंढ रहे हैं और ऐसा हम नहीं बल्कि ये हकीकत, ये कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां अंधेरे में गर्भवती महिला को ड्रिप लगाई जा रही है जबकि दूसरी महिला के ड्रिप लगाने की तैयारी हो रही है। तो वहीं गर्मी से बेहाल गर्भवती महिलाएं हाथ में कागज का गत्ता लेकर अपने ऊपर हवा कर रही हैं। इस बीच लापरवाह स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी महिला और अजन्मे बच्चे के जीवन के साथ साफ खिलवाड़ कर रहे हैं। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम के सख्त रवैये के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा नहीं सुधर रहा और अंधेरे में इलाज करवाती गर्भवती महिलाओं का ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट की अनदेखी की वजह से गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जबकि जिम्मेदारियों की बात की जाए तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर हैं वो साफ तौर पर लापरवाही बरत रहे हैं और उनकी लापरवाही से योगी सरकार की किरकिरी हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैया का यह मामला बताया जा रहा है जहां से ये वीडियो वायरल हुआ है।
और खबर अब नोएडा से है, जहां पर स्कूल जा रही एक 7वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर नोएडा से इस वक्त की आपको बता दें, यहां पर एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल जा रही इस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। ये कक्षा 7 की छात्रा थी और जंगलों में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कई दिनों से आरोपी नाबालिग छात्रा का पीछा कर रहा था और छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई है। नोएडा से मामला सामने आया है, जहां पर 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ स्कूल जाते समय दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। छात्रा का कहना है कि जंगल में ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और ये शख्स काफी दिनों से छात्रा का पीछा कर रहा था और आज छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद घर पहुंचकर छात्रा ने अपने साथ हुई इस वारदात के बारे में परिजनों को जानकारी दी। खबर अब रायबरेली से है, जहां चोरों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन दहाड़े घर में घुसकर लाखों के माल पर हाथ साफ किया गया और लाखों की नकदी समेत जेवरात और कपड़े लेकर ये चोर रफू चक्कर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लाखों के माल को लेकर ये चोर वहां से फरार हो गए और खेत में खाली बक्सा छोड़ दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ये मामला रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के पूरे नारायण मजरे टिकारी दांदू गांव का बताया जा रहा है। सब रात में कुंडी खुली या जीना से आए या जैसे आए, दरवाजा सब बंद रहे, ताला पूरे दरवाजे में लाग रहे और पीछे सुबह उठे मतलब सुबह उठे तो ये निकल गए तो कहीं दीदी हमका तो लूट ले गए, तब जाने। यानी रात की घटना है, आप लोगों को सुबह जानकारी हुई? हाँ, 1 बजे की बात की बात है। 1 बजे की बात की बात है, क्योंकि 1 बजे तक तो हम दोनों लोग बात ही कर रहे थे। 1 बजे के बाद की बात है और वो 4 बजे हम उठ गए थे। उन्हीं बीच में जितना जो हुआ होगा उन्होंने किया। लगभग आपकी कितने की चोरी हुई है? हाँ, कितनी? 10 लाख की पूरी चोरी हुई। 10 लाख। हाँ। फतेहपुर में फिर एक बार जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला है। यहां पर एक कोटेदार को घेरकर दबंगों ने गोली मार दी। इसके बाद कोटेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद और पैसों के लेन देन को चलते हुए ये गोली मारी गई है और गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। इसी बीच हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायल कोटेदार को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया और गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी समेत भारी पुलिस बल इस वक्त गांव में तैनात किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कोटेदार के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने 6 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। हदगांव थाना क्षेत्र के हरिकापुरवा मजरे पैगंबरपुर गांव का ये मामला बताया गया। और अपनी चाची की पिटाई करने वाले इस कलयुग के भतीजे की बीती रात को पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। जमीन और लेन देन के विवाद में इस भतीजे ने अपनी चाची को बेरहमी के साथ डंडों से उस वक्त पीटा जब वो अपनी 3 महीने की नातिन को गोद में खिला रही थी। बता दें आपको कि पुलिस ने एनसीआर को एफआईआर में तब्दील करते हुए धारा 308 में गिरफ्तार किया है आरोपी को। दरअसल आरोपी ने 20 जुलाई को अपनी चाची सुमन को चारपाई के पेरुआ से वार करते हुए जख्मी कर दिया। पीड़िता की बेटी को भी इस दौरान मारा गया, जिससे वो घायल हो गई और इसके बाद पीड़ित की बेटी की तहरीर पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है। इस बीच आपको बता दें कि 26 जुलाई को पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई और आगे इस केस को बढ़ाया गया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, इसमें पहले तो 20 तारीख की घटना है, एक एनसीआर दर्ज हुआ था पहले, लेकिन जब अधिकारियों के संज्ञान में तत्काल इसमें जो है उचित धाराओं में वृद्धि की गई है। 308 आईपीसी में इसको गिरफ्तार किया गया है। श्यामधनी नाम का मुख्य आरोपी जो है, इसमें 2 महिलाएं भी आरोपित हैं और 2 पुरुष आरोपित थे। दोनों पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो श्यामधनी जो की वीडियो में जो वायरल हो रहा था उसमें दिखाया गया था मारते हुए, उसको मुख्य अभियुक्त को रात में गिरफ्तार किया गया है। बाकी विधिसम्मत कार्रवाई 308 आईपीसी के तहत, 325 के तहत, 323, 54, 56 के तहत की जा रही है। तथा
और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सूरजपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर ये प्रदर्शन जारी है कांग्रेस की तरफ से, और लगातार विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच कार्यालय पर कांग्रेसियों का ये धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सोनिया गांधी की गिरफ्तारी पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। रोजगारी, शिक्षा और विकास के मुद्दे से सरकार भटका रही है, ऐसे भी आरोप लगाए गए। साथ ही साथ कांग्रेस ने कहा है कि ईडी की जांच के नाम पर सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच ये खबर सामने आई है कि कार्यालय पर पहुंचकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार मुद्दे से भटका रही है। ग्रेटर नोएडा में ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेसियों की तरफ से देखने को मिला है, जहां सूरजपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। कहा जा रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाना चाहती है। और अब करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर हम सब सादर नमन करते हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्तित्व बिरले होते हैं। उनकी दी गई शिक्षा और मार्गदर्शन हमेशा ही प्रेरित करती रहेगी। बता दें आपको कि एक महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक के साथ ही भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि है। आज भले ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन उनका आदर्शों भरा जीवन हर एक देशवासी को उसके जीवन में अग्रसर रहने के लिए और सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक एरोस्पेस वैज्ञानिक होने के साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साल 2002 से साल 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की रोकथाम के लिए अहम बैठक की। इस दौरान कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर अभियान चलाया जाएगा, और बच्चों के साथ होने वाले अपराध दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए इस संगठित अपराध में आपराधिक तत्व लिप्त रहते हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए नागरिकों को भी सजग और सावधान बनने के लिए प्रभावी तरीके से अभियान संचालित किया जाए। बेटियों को छेड़छाड़ और उनके साथ अन्य गंभीर घटनाओं से बचाकर उनकी समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और बच्चों को नशे से बचाने, बंधक श्रमिक व्यापार को रोकने के लिए अभियान पूरी ताकत से चले जाएं। ऐसे में यह भी बताया गया है कि निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान गृह और संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक की थी, जहां पर ये तमाम निर्देश दिए गए। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ सीएम ने यह हिदायत दी है कि मानव दुर्व्यापार का निर्देश करने वाले और महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध करने वाले इन लोगों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान की सतर्कता तभी होगी जब आम जन को भी इस अभियान से जोड़ा जाए। इंदौर में आश्रय स्थल की व्यवस्था कर पीड़ित बच्चों और महिलाओं के लिए जन सहयोग से अच्छा काम हुआ है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से कांग्रेस पर खुलकर हमलावर होते नजर आए हैं। इस बार नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में पीसीसी अब बदलकर केसीसी यानी कमलनाथ कांग्रेस कमेटी हो गई है। इसीलिए कांग्रेस नेता कमलनाथ जी की फोटो लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वही पार्टी के प्रवक्ताओं की भी है। देखो, अब कांग्रेस पीसीसी बदल के अब केसीसी हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। तो कमलनाथ जी का जब केसीसी है, कमलनाथ कांग्रेस है, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं समझ नहीं पाया कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, पूछताछ से परेशान क्यों होना। आप अगर सही है तो डर काहे का? आप अपनी बात ईडी के सामने रखो, और आपको लगता है कि ईडी सही नहीं है तो आप मीडिया के सामने रख दो आके, तो देश देख लेगा कि वास्तव में सच क्या है। लेकिन सच सामने आना तो चाहिए।
5,000 करोड़ का घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और ये सब जांच एजेंसी पर जो दबाव बनाने की कांग्रेस की कोशिश है, ये ठीक नहीं मानते हम। जो सच है वो सामने आना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है। जन समस्या को लेकर कांग्रेस कभी नहीं आती, एक परिवार की समस्या को लेकर कांग्रेस सड़क पे जरूर आती है। आपने बाढ़ आ रही है देश के बड़े हिस्से में, कई प्रांत बाढ़ से सरोबोर है। एक कांग्रेस के नेता का बयान नहीं सुना होगा, लेकिन सोनिया जी को ईडी में बुला दिया तो हाहाकार हो गया। देश के अंदर कोरोना फैला, एक न सोनिया जी दिखी, न राहुल जी दिखे, न कमलनाथ दिखे, न दिग्विजय सिंह दिखे अस्पताल में। लेकिन एक परिवार पे आज ये परिवारवादी पार्टियां, इनका अपना कोई विचार नहीं है, ये परिवार से चलते हैं। वो जाएंगे भी नहीं दिल्ली पे, अब सड़क पे बैठने लायक। राहुल बाबा ही ठीक है, कमलनाथ जी की स्थिति अभी ऐसी है नहीं, उम्र का तकाजा है, आशीर्वाद की मुद्रा में है। मैं भी आपत्तिजनक ही मानता हूं उसे। इस तरह की न्यूड फोटो जो शूट कराते हैं, मैं गलत मानता हूं इन्हें। एक बड़ा वर्ग इन एक्टरों का समर्थक भी होता है और इस तरह के दृश्यों से समाज में मानसिक प्रदूषण फैलता है और मानसिक। और इस बीच गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कोरोना पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 248 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 218 लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही साथ एक्टिव केसेस की संख्या की भी जानकारी दी गई और कहा कि इस वक्त 1630 लोग एक्टिव हैं। कांग्रेस पीसीसी बदल के अब केसीसी हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। तो कमलनाथ जी का जब केसीसी है, कमलनाथ कांग्रेस है, तो फिर क्या दिक्कत है? कमलनाथ जी का लगा सर, अपने प्रवक्ताओं का टेस्ट उन्होंने कराया है सर, उसमें और जो नंबर आए उनके प्रवक्ताओं के वो बड़ा बताने लायक नहीं है। देश के नंबर की बात नहीं हुई। पूरी कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की स्थिति है, पर इतने वरिष्ठ लोग हैं। और मध्य प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग सत्ता का रास्ता तय करता है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों का फोकस इस वर्ग पर बना हुआ है। खासतौर पर अब इसी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुकी हैं और इसी को लेकर अब भाजपा का मास्टर स्ट्रोक भी इसे कहा जा रहा है। लेकिन भाजपा के आदिवासी कार्ड की सियासी काट के लिए कांग्रेस भी मंथन में जुटी है। कांग्रेस आगामी आदिवासी दिवस पर प्रदेश में बड़ा आयोजन करने जा रही है और इसी के साथ साथ कांग्रेस आदिवासी दिवस पर प्रदेश में बड़ा आयोजन करने की तमाम तैयारियों में जुट चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद के गांव भाबरा जाएंगे, जबकि कांग्रेस प्रदेश भर में आयोजन भी करेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली प्रियंका गुप्ता को उस समय गहरा धक्का लगा जब उन्हें 3,419 करोड़ रुपए का बिजली का बिल मिला है। बिजली के इस बिल की राशि के बारे में सुनकर उनके ससुर बीमार पड़ गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बिजली कंपनी ने इसके लिए मानवीय त्रुटि को दोषी ठहराया है। साथ ही साथ शहर के शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले गुप्ता परिवार को राहत देते हुए 1,300 रुपए का एक सही बिल जारी किया गया। गुप्ता के पति संजीव कांकने ने कहा है कि जुलाई के बिजली बिल में घरेलू खपत की राशि देखकर उनके पिता बीमार पड़ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 20 जुलाई को जारी बिजली के बिल को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पोर्टल के माध्यम से क्रॉस वेरीफाइड किया गया था, लेकिन ये सही पाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में राज्य की बिजली कंपनी ने बिल को सही किया और बिजली कंपनी के महाप्रबंधक नितिन मांगलिक ने भारी बिजली बिल के लिए मानवीय भूल को जिम्मेदार ठहराया है। कहा गया कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अब खबर रुड़की से है, जहां पर सालियर गांव में साल 2015 में डाक कावड़ लाते समय रामपुर गांव में बवाल हुआ था और उसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सालियर गांव की डाक कावड़ को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद रहा और प्रत्येक वर्ष सुरक्षा की दृष्टि से
आरएएफ और भारी पुलिस प्रशासन को रुड़की के रामपुर चुंगी से लेकर सालियार गांव तक तैनात किया जाता है। इस बार भी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सालियार गांव की डाक कावड़ को गंतव्य की ओर सुरक्षित पहुंचाया गया है। पुलिस प्रशासन ने सालियार गांव की डाक कावड़ को सकुशल संपन्न करवाया। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा है जो आमजन का भी हमें सहयोग मिला और जो ड्यूटी में जो मेहनत से तत्परता से काम किया उन सभी को मैं शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ संपन्न होने की बधाई देना चाहूँगा। साथ साथ आप देख रहे हैं अभी जो सालियार की कावड़ यात्रा भी चल रही है, आखिरी चरण में है, तो उसको लेकर भी हमारी ड्यूटियाँ मुस्तैद हैं और अभी आखिरी चरण में गाँव पहुँचा के शिव मंदिर तक ये ड्यूटियाँ जो है संपन्न हो जाए। सर 2 साल के बाद कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ, पुलिस के सामने चुनौती आती है, कड़ी मशक्कत भी, किस तरह से चुनौतियों को कर पाया सर? निसंदेह कोरोना के बाद चाहे चारधाम यात्रा हो चाहे कावड़ यात्रा हो, लगातार जो भीड़ है 2 से 3 गुना 4 गुना तक बढ़ी है और आप यहाँ भी देख सकते हो कि उसी का असर यहाँ भी दिख रहा है। और धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो चुका है। इसी के चलते आज हरिद्वार में कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हुआ, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को सम्मानित किया गया और सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं। कांवड़ मेला इस बार आस्था का जनसैलाब कांवड़ मेले में उमड़ता हुआ दिखा। 4 करोड़ के आसपास कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए और इतिहास में पहली बार इतनी संख्या में कांवड़ियों का आना और व्यवस्थाओं को संभालना पुलिस और प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती था। बताते चलें कि इस बार कांवड़ मेला सुरक्षित संपन्न करना पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए ही एक बड़ी चुनौती था। इसी के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने बहुत पहले ही तैयारियां शुरू भी कर दी थी और पुलिस ने कुंभ मेले की तर्ज पर कांवड़ मेले में सुरक्षा और व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए थे। कांवड़ मेला क्षेत्र का 12 सुपर जोन, 29 जोन और 130 सेक्टरों में बांटा गया था। जो एक संतोष होता है वो मिला है। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो गया है। सारे पुलिस के जवानों, कर्मचारियों, प्रशासन के सभी अंगों ने मिलजुल कर इसमें काम किया। लोकल लोगों ने पूरा सहयोग दिया, सारे एसोसिएशन ने सहयोग किया और मिलजुल के हमने एक बड़ी चुनौती को पार किया। सर, किसी जगह को आप पहले से जानते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है और हरिद्वार में ये मेरी अगर देखा जाए तो कई मैं पहले भी यहाँ पर अलग अलग भूमिकाओं में रह चुका हूँ और निश्चित रूप से उसका और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार अपनी माता सावित्री देवी की अस्थियां लेकर आज हर की पौड़ी पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते नजर आए। सावित्री देवी का स्वर्गवास 24 जुलाई को देहरादून में हुआ था और डीजीपी अशोक कुमार के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने नम आंखों के साथ सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ इस दौरान अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में आचार्य बालकिशन, पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी समेत साधु संत और व्यापारी उपस्थित रहे। वह अस्थि विसर्जन के बाद पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार काफी भावुक नजर आए। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी डीजीपी माननीय श्री अशोक कुमार जी का मातृशोक हुआ। पूज्य माता जी सावित्री देवी जी अब परलोक गमन कर गई और आज इस गंगा के पावन पवित्र गोद में हर की पैड़ी पर उनके अस्थि विसर्जन के लिए सभी लोग आए थे। हम भी माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, जिस माँ ने ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया जो आज राष्ट्र सेवा के साथ में एक महकमे के रह करके सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारी भावना। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।